नमस्कार दर्शकों, रामानुज कॉलेज से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। ये परमानेंट बेसिस पर है और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और बाकी जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ रहती है API स्कोर यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हम लास्ट में चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, और अगर रहे या मेरा कुछ बताना रह जाए तो आप मुझसे आखिर में कमेंट के द्वारा आराम से पूछ लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे कैसे जाने हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ये आपका जो लास्ट डेट है विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो आपका 3 मार्च है, ठीक है। 3 मार्च आपकी क्या है, इसमें आपकी है क्या लास्ट डेट 3 मार्च है। तो 3 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपके सब्जेक्ट या फिर डिपार्टमेंट और उनकी वैकेंसीज का नंबर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 14, ठीक है। और जो आपका पहला डिपार्टमेंट है वो है कॉमर्स का। इसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो आपकी कैटेगरी EWS के लिए है। फिर है कंप्यूटर साइंस का आपका सब्जेक्ट और 2 वैकेंसी है, 2 में से एक आपकी अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी OBC के लिए है। इंग्लिश है नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, फिर 1 वैकेंसी है और OBC के लिए है। ये हिंदी है, हिंदी में 1 वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए है। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, 2 में से एक अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी PWD के लिए है। फिर है पॉलिटिकल साइंस, टोटल 3 वैकेंसीज है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है, एक EWS के लिए है। साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो कि ये लैंग्वेज जो है जो मॉडर्न डेज में इस्तेमाल की जा रही है पुरानी लैंग्वेज लेकिन अब इस्तेमाल की जा रही है। तो सिंधी में आपकी 1 वैकेंसी आई है EWS के लिए और स्टैटिस्टिक्स में 2 वैकेंसीज है, 2 में से एक SC के लिए है और एक आपकी ST के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वैकेंसीज की डिटेल हो गई है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब डिसिप्लिन वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंसेज हो या साइंसेज हो, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी A या B में से एक आपके पास होनी चाहिए। A आपकी ये वाली है और B आपकी ये वाली है, दोनों देखेंगे। तो आपने मास्टर डिग्री की है 55% मार्क्स के साथ अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में या लाइट सब्जेक्ट में, यानी जिस भी सब्जेक्ट के साथ आपने अपनी मास्टर डिग्री की है और उसकी वैकेंसीज आपके पास है, मतलब आई है, तो उसमें आपने जो मास्टर डिग्री की है उसमें आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। और वो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी या कोई इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट आपने क्लियर किया हुआ हो। अब आपको पता ही है कि कौन ये कंडक्ट कराता है UGC CSIR, ये दोनों जो है कंडक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो और करके है, यानी अब आ गए हम B वाली क्वालिफिकेशन पर। तो PhD डिग्री अगर आपने की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से और वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपका रैंक करता है टॉप 500 में वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब वो रैंकिंग किसी भी टाइम की हो सकती है, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम की हो, उसमें जो आपकी रैंकिंग है वो टॉप 500 में होनी चाहिए। और वो किसके द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए आपकी रैंकिंग, वो होनी चाहिए आपकी कुकरली असाइनमेंट से या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन से या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ द शंघाई जियोंगतांग यूनिवर्सिटी शंघाई से आपकी जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की हुई होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ गए आप ये वाली। तो आपके पास या तो मास्टर की डिग्री हो प्लस नेट हो या फिर आपने PhD डिग्री की हुई है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो इसमें परसेंटेज है उसमें 5% की रिलैक्सेशन है कैटेगरीज वालों को, ठीक है। जो भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो 50% मार्क्स के साथ, अगर उनके मास्टर्स में 50% मार्क्स हैं तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन जो मैंने आपके लिए मार्क की है ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। और जो SC/ST वाला है वो यहाँ पर है ना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दे रखी है। स्क्रीनिंग है शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। अब ये API स्कोर वाला यहाँ पे सिस्टम आएगा, वो हम चेक करते हैं। तो API की तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दी है। तो इसमें आपको जितने भी आपने परसेंटेज ली है अपनी डिग्रीज में उसके हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाते हैं या मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो जानते हैं कितनी परसेंटेज पर कितने मार्क्स या पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है 80% से अबव के साथ, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर आपके क्या है मार्क्स है या 80% भी मार्क्स है तो आपको 21 पॉइंट मिल जाएंगे या मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने 60 से 80% के बीच में आप मार्क्स लाए हैं तो 19 मार्क्स मिल जाएंगे। 55% से 60% के बीच में लाए हैं अपने मार्क्स तो 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर 45 से 55% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो 10 मार्क आपको मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में अगर आपने 80% या उससे अबव आप लाए हैं अपने मार्क्स तो उसमें 25 पॉइंट मिलेंगे या मार्क्स मिलेंगे। 60 से 80% के बीच में आपके हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो इसमें आपके 23 पॉइंट मिलेंगे। फिर 55% मार्क्स है आपके, मतलब 55% से 60% के बीच में मार्क्स है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये वो केस है जो जनरल कैटेगरीज है, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC है और PWD है तो उस केस में आपको 50 से 60% के बीच में मार्क्स लाने हैं, मतलब आपके होने चाहिए, ठीक है। 50 से 60% के बीच में मार्क्स होने चाहिए तभी आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, समझ गया। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55 से 60% के बीच में होने चाहिए मार्क्स और SC ST OBC और PWD कैटेगरीज वालों के 50 से 60% के बीच में मार्क्स होने चाहिए तो उनको 20 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। MPhil की बात करें तो 60% है उनके या फिर उससे ऊपर है तो उस केस में 7 आपको पॉइंट या मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने
55 से 60% के बीच में मार्क्स लाए हैं तो आपके 5 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पीएचडी डिग्री अगर आपने करी हुई है तो 25 पॉइंट मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। नेट किया हुआ है जेआरएफ के साथ तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। नेट किया है सिर्फ तो 8 पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके रिसर्च पब्लिकेशन के भी मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है कि रिसर्च पब्लिकेशन होती हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके लिए आपको 6 मार्क्स के पॉइंट मिल सकते हैं और हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी टोटल अगर आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 किए तो 4 मिल जाएंगे और 1 किया तो डेफिनेटली 2 मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी चीज़ हो गई। अब टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के लिए भी आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 10 हो सकते हैं और हर एक ईयर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आपने टोटल 5 साल की टीचिंग की है या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 4 की है तो 4 साल के लिए किया है तो आपको 8 मिल जाएंगे। 3 के लिए है तो 6 मिल जाएंगे। 2 के लिए क्या है तो 4 मिल जाएंगे और 1 साल के लिए है तो 2 मिल जाएंगे, ठीक है। अवार्ड्स के मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स मिले हैं और वो आपको दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज द्वारा, ठीक है। मतलब नेशनल बॉडीज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज है उनके द्वारा आपको अवार्ड दिया गया है तो टोटल आपको 3 मार्क्स से पॉइंट मिल जाएंगे। स्टेट लेवल पर अगर आपको मिला है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये टोटल 100 पॉइंट पर आपके मार्क्स बनेंगे। तो आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं कि आपके ग्रेजुएशन, आपकी पीएचडी, जो भी आपकी डिग्रीज है उनके लिए आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, आपके रिसर्च पब्लिकेशन के लिए कितना मिल रहा है, नेट के लिए कितना मिल रहा है और उसको आप जोड़ के आप देख सकते हैं कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांस कितने हैं। मतलब आपको इसके बेस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि आपको इतने मार्क्स मिले हैं तो इस बेसिस पर बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। अब ये आपकी सारी एपीआई स्कोर की बात हो गई, आप समझ भी गए हैं अच्छे से, है ना। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा अगर आपके कम भी मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं मतलब कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड जो है कम रहती है या फिर मतलब बच्चों ने जो ज़्यादा किए नहीं होते और उनकी वैकेंसीज आती हैं तो उस केस में कम मार्क्स अगर किसी के बनते भी हैं तो भी कंसीडर कर लिए जाते हैं। बाकी हाई डिमांडेड कोर्सेज में कंपटीशन तो रहता ही है, ठीक है। उनके लिए है जो जिनके कोर्सेज की डिमांड कम रहती है और वैकेंसीज निकलती हैं बट बच्चे वहाँ पे भरे नहीं जाते, उस केस में ये चीज़ें लागू होती हैं। आपको समझदार है, आप समझ ही जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आराम से सारी डिटेल जो है चेक कर ली है। अगर आपके पास कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ कि एज लिमिट भी लोग पूछ लेते हैं कि इसमें एज लिमिट है या नहीं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट इन्होंने नहीं रखी है ना। बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपको कोई डाउट है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आराम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें एप्लीकेशन फीस भी आपको लगेगी तो 500 रुपये है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है कैटेगरी यानी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। तो इनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज हैं यानी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 500 रुपये की फीस है। तो समझ गया। अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।